आइए स्टूडेंट्स, आज करते हैं ज्ञान और पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 8। इसका आज हम क्वेश्चन लेते हैं भारतीय शिक्षा पर गांधी दर्शन का प्रभाव। इसमें हमने पहले क्या करना है, पहले जो एजुकेशन है उसके बारे में बताना है। शिक्षा क्या है? शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है, शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन होता है। मनुष्य का इसको तीसरा नेत्र बोला गया है और जिससे समस्त तत्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान कर सकता है। इसे उचित व्यवहार में तैयार करता है। व्यक्ति को उचित व्यवहार में तैयार करने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा के द्वारा जीवन के वास्तविक महत्व को समझने की शक्ति उत्पन्न होती है। शिक्षा हमें क्या बनाती है? मनुष्य बनाती है। शिक्षा से अगर रहित हमारा जीवन होगा तो वो व्यर्थ है। शिक्षा मानव की आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक शक्तियों का संतुलित विकास करती है। शिक्षा व्यापक और गतिशील है। बच्चों, शिक्षा व्यापक और गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा आदिकाल से किसी न किसी रूप में मिलती रही है। सबसे पहले बालक के ऊपर माता पिता का प्रभाव पड़ता है। माता पिता के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। फिर धीरे धीरे ज्ञान उपार्जन के लिए स्कूलों की आवश्यकता महसूस होने लगी। स्कूलों की आवश्यकता से फिर शिक्षक वर्ग सामने आया। अब विद्यालय के अंदर विद्यालय और शिक्षक, इन दोनों की महत्ता, इन दोनों की वजह से बच्चे के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी समझ में शिक्षा क्या है ये आ गया होगा। उसके बाद गांधी जी के दर्शन विचार, गांधी जी के दर्शन विचार, फिलोसफिकल आइडियाज़ ऑफ गांधी जी। अब आपने गांधी जी के बारे में बताना है थोड़ा, लेकिन ये नहीं बताना भाई आप लोग उनका जन्म कब हुआ, उनका ये कुछ नहीं है। आपका आएगा गांधी जी का दार्शनिक विचार, यानी शिक्षा के बारे में गांधी जी ने क्या बताया है। आधुनिक युग में गांधी जी का दर्शन का काफ़ी प्रचार हो रहा है और यही कारण है कि उनका दार्शनिक दृष्टिकोण इसी से दिखाई पड़ता है। उन्होंने अपने विचारों को धार्मिक ग्रंथों के अनुशीलन, मनन और मंथन के बाद प्रकट किया। उन्होंने ईश्वर से लेकर परिवार नियोजन तक प्रत्येक बात पर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो गांधी जी के विचार या शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या बोला है? गांधी जी का मत है सत्य, अहिंसा, सेवा, निर्भरता आदि जीवन के ऐसे उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति केवल शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे गांधी जी के दार्शनिक विचार के बारे में डाल दोगे। उसके बाद आता है कि शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में आपका क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। फिर शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या है कि सबसे पहला जीविका उपार्जन का उद्देश्य है, वोकेशनल एम। कोई भी अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सबसे पहला उसका उद्देश्य क्या होता है? भाई इसको करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद मेरे को क्या जॉब मिलने वाली है, मैं क्या अपने जीवन को आगे ले जाने वाला हूँ। तो ये जीविका उपार्जन का उद्देश्य है। उसके बाद व्यक्तित्व का सामंजस्य विकास, हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्ति को समाज में रहना है और समाज के अंदर वो अपने आप को विकसित कर सके, सामंजस्य विकास ये आ जाता है। उसके बाद सांस्कृतिक उद्देश्य है, कल्चरल एम्स। जो भी हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं वो बच्चों के अंदर पनपे, गांधी जी ने इसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है। उसके बाद आता है नैतिक विकास, मोरल एम। मोरल एम के अंदर हमारा आ जाता है चारित्रिक विकास। ठीक है, अब मान लो बच्चे का अगर चारित्रिक विकास होगा तो उसका धीरे धीरे नैतिक विकास होगा और नैतिक विकास होगा तो वो शिक्षक वर्ग को गुरु मानकर उनका सम्मान करेगा। मुक्ति का उद्देश्य है हमारे लिबरेशन एम। मुक्ति का उद्देश्य होता है दो तरह से गांधी जी ने बताया है। एक तो जीवन से ही मुक्ति और एक दासता से मुक्ति। हम मान लो जो रूढ़िवादिता या जिससे भी उसमें उलझे रहते हैं तो उन सब से मुक्ति ये शिक्षा का उद्देश्य है। आंतरिक पूर्णता, लेटेंट परफेक्शन, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस,
धार्मिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट, स्वयं में विकास, विश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फेथ इन वंस ओन सेल्फ। और स्त्री शिक्षा, ये गांधी जी ने अपने दार्शनिक विचार के जरिए उद्देश्य बताए हैं। शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जीविका उपार्जन का उद्देश्य, वोकेशनल एम, व्यक्तित्व का सामंजस्य विकास, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम। नैतिक उद्देश्य, मोरल एम। मुक्ति का उद्देश्य, लिबरेशन एम। आंतरिक पूर्णता, लेटेंट परफेक्शन, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। धार्मिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट, स्वयं में विश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फेथ इन वंस ओन सेल्फ। स्त्री शिक्षा, अब मान लो धार्मिक विकास क्यों आया बच्चों, यहाँ आप समझ सकते हो। धार्मिक विकास का मतलब क्या है कि बच्चे को धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और धर्म क्या, कर्म, ठीक है। तो ये हम थोड़ा है, ये हमारे उद्देश्य हो गए। अब हमारा इसमें ना पॉइंट हम क्या रखेंगे, ए पॉइंट रखेंगे शिक्षा के उद्देश्य, बी पॉइंट पे हमारा आ जाएगा पाठ्यक्रम, करिकुलम। करिकुलम के बारे में गांधी जी ने क्या कहा, अब पाठ्यक्रम के बारे में देखो क्या कहा है। पाठ्यक्रम एक तो क्या होना चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, समझ रहे हो। मैं आपके लिए रिपीट बार बार कर रहा हूँ भाई आप लोगों की समझ में आ जाए, भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए पाठ्यक्रम। अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगती है तो आप इसको शेयर कर दिया करो, अगर वीडियो ठीक लगती है तो इसको लाइक कर दिया करो, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम। करिकुलम यानी भौतिक और आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, और जो भी उसमें अन्य विषय होते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, उन सब के बीच में सहसंबंध। हस्तकला के बारे में थोड़ा है इन्होंने जोर दिया है कि बच्चे को कोई ना कोई हस्तकला से संबंधित कार्य जरूर सिखाया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम के अंदर जरूर होना चाहिए। बालकों को स्वतंत्रता और होनी चाहिए कि वो हस्तकला में कौन से कार्य में निपुण होना चाहते हैं, कौन से कार्य के अंदर उनकी रुचि है, और उसके अंदर वो कृषि, बागवानी, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, ये सब मतलब बेसिक शिक्षा के अंदर आ जाता है। और ये एक इनमें से कोई ना कोई बच्चे को ज़रूर सिखाया जाना चाहिए, ये पाठ्यक्रम के बारे में गांधी जी ने बताया है। उसके बाद मातृभाषा पढ़ने, जो हमारे करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें मातृभाषा भी आनी चाहिए। मातृभाषा के बाद गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए, सामाजिक विज्ञान, साइंस की शिक्षा दी जानी चाहिए, कला की शिक्षा दी जानी चाहिए, और संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंदर भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। उसके बाद सी पॉइंट हमारा आ जाता है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। अब टीचिंग मेथड के बारे में क्या कह रहा है ये, सबसे पहला पॉइंट देखो आप क्या है, देखो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। गांधी जी ये कहते हैं कि जब आप बच्चे को कोई हस्तकला सिखाओगे तो वो कोई ना कोई कार्य करेगा, और कोई कार्य करेगा तो उसको ज़्यादा जल्दी सीखेगा। तो कोई भी कार्य अगर बच्चे को आपने कराना है तो लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी चाहिए। उसके बाद शरीर के अंगों का प्रयोग, यूज ऑफ फिजिकल गेस्चर्स। हमारी देखो 5 सेंसेस होती हैं, आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, और जितनी सेंसेस का प्रयोग हम किसी कार्य में करते हैं तो हमारा वो कार्य उतना जल्दी हमें समझ में आता है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद सह संबंध द्वारा सिखाना, लर्निंग बाय कोरिलेशन, बच्चे को सह संबंध के द्वारा सिखाना। एक विषय से दूसरे विषय में जब हम जाते हैं तो दोनों विषय के अंदर सह संबंध होना चाहिए। एक मान लो स्कूल के अंदर 1 घंटी आपकी इंग्लिश की लगती है, उसी के तुरंत बाद मान लो आपकी साइंस की लग जाती है, उसके बाद मान लो मोरल एजुकेशन की लग जाती है। ये सह संबंध नहीं है। इंग्लिश की लगती है, हिंदी की लग गई तो लगभग दोनों का सह संबंध, साइंस की लगती है और गणित की लग जाए तो सह संबंध। तो इस तरह से सह संबंध के द्वारा सिखाया जाना। उसके बाद कर्म, वाचन और विचार द्वारा, लर्निंग बाय एक्शन, लर्निंग बाय रीडिंग और लर्निंग बाय हेयरिंग।
उसके बाद प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने दो, बच्चे को सीखने दो, बच्चे को कोई काम दे दो वो खुद करने दो। जब बच्चा खुद करेगा तो वो सीखेगा। उसके बाद हमारा डी पॉइंट आता है शिक्षक। शिक्षक के बारे में गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने शिक्षक के बारे में सबसे अधिक महत्व दिया है, क्योंकि शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो बच्चे के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लेके आएगा। इसलिए शिक्षक को सर्वोपरि स्थान देते हुए गांधी जी ने बोला है कि जैसा शिक्षक होगा वैसा प्रभाव उसके स्टूडेंट, उसके विद्यार्थी पर पड़ेगा। अगर शिक्षक झूठ बोलने वाला होगा तो विद्यार्थी भी झूठ बोलेगा। अगर शिक्षक गलत काम करने वाला होगा तो बच्चा भी गलत काम करेगा। तो जैसा शिक्षक होगा, इसीलिए शिक्षक अच्छा होना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी हैं उसको मान सम्मान दें और अपने जीवन को अध्यापक के जीवन के आदर्श के अनुसार ढाल सकें। उसके बाद ई पॉइंट हमारा आ जाता है बालक या चाइल्ड। बालक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए और चारित्रिक विकास होना चाहिए बच्चे का। गांधी जी ने सबसे ज़्यादा बल चरित्र के विकास पर दिया है। तो बालक का व्यवहार, बालक का आचरण अच्छा होना चाहिए। इसलिए हमारी जो शिक्षण विधियां हैं, हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, वो सब इसमें निर्भर करते हैं। उसके बाद विद्यालय, स्कूल। अब स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल अध्यापक और बाल केंद्रित होना चाहिए, जहां हस्तकला से संबंधित कोई कार्य सिखाया जाए ताकि बच्चा अपनी जीविका उपार्जन का कार्य कर सके, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। और लास्ट पॉइंट जी आ जाता है हमारा अनुशासन या डिसिप्लिन। गांधी जी दंड के बिल्कुल खिलाफ थे। किसी भी बच्चे को आप दंड के द्वारा कोई चीज़ नहीं सिखा सकते। गांधी जी बोलते थे कि बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन निर्माण करो, स्वयं अनुशासित बने बच्चा। ऐसा व्यवहार उसके सामने आप लोगों ने प्रेजेंट करना है। ये शिक्षकों के बारे में बताया है। शिक्षक का व्यवहार जैसा वैसा व्यवहार बच्चे का, और बच्चे को किसी भी काम के लिए दंड नहीं देना। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन बनता है गांधी जी के दार्शनिक विचार, उनके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, बालक, विद्यालय और अनुशासन। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, टैगोर के शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ वही बिल्कुल सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंज ज़रूर होगा। टैगोर ने क्या बोला है शिक्षा के बारे में, गांधी जी ने क्या बोला है शिक्षा के बारे में, तो हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन को आगे ले जाने वाले हैं। शिक्षा के बिना मनुष्य एक जानवर के तरह हो सकता है, मान सकते हैं हम। तो इसीलिए शिक्षा के बारे में टैगोर ने क्या बोला है, शिक्षा दर्शन का इनके जीवन दर्शन से घनिष्ठ संबंध रहा है। परिवार के प्रभाव के अतिरिक्त बच्चे के ऊपर टैगोर के शिक्षा दर्शन पर भी पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों का प्रभाव पड़ा है, जैसे रूसो, फ्रोबेल, ड्यूवी और पेस्टोलॉजी। टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनकी ख्याति तो साहित्य में हुई थी। जो स्थान हम कालिदास को संस्कृत क्षेत्र में देते हैं, हिंदी क्षेत्र में तुलसीदास को देते हैं, बंगला साहित्य में वही स्थान टैगोर का रहा है। टैगोर ने अपने समय की विदेशी भाषा के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को संकीर्ण और अव्यावहारिक बताया। उन्होंने बल दिया कि शिक्षा के द्वारा मानव की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। तो उनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वो आप लोगों ने सबसे पहले वही जो यहाँ पे मैंने बताया आपको
इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बताना है, फिर टैगोर के दार्शनिक विचार के बारे में बताना है कि उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या बताया। फिर हमारे आ जाते हैं उद्देश्य। टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, वही सेम शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बच्चा अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो क्या आप उसको शिक्षा प्रदान कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है, शारीरिक विकास। दूसरा आता है बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। थर्ड आता है हमारा नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। उसके बाद समरस विकास, वही सेम हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व विकास। उसके बाद सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राष्ट्रीयता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। स्त्री शिक्षा, धर्म शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। ये पॉइंट मैंने आपको गांधी वाले में भी कराए हैं, तो लगभग आपको ये यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, इसलिए मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में क्या बताया टैगोर ने, भ्रमण, एक्सकर्शन। अब ये देखो, आप मान लो आपने लाल किला बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, लाल किला आपने बच्चों को पढ़ाना है, आपने उसकी पिक्चर दिखा दी। पिक्चर देखने के बाद बच्चे ने बोल दिया हाँ भाई ठीक है लाल किला है, लेकिन उसी लाल किला को अगर आपने एक्सकर्शन, भ्रमण के द्वारा पढ़ाना है तो टूर और ट्रिप के माध्यम से आप भ्रमण के लिए वहाँ पे लेके जा सकते हो बच्चों को। तो अब खुद आप बताओ, जब बच्चे को पिक्चर दिखा रहे हो वो कितना एक्सप्लेन कर पाएगा, और जब वो एक्चुअल में वहाँ पे जाएगा तो कितना एक्सप्लेन कर पाएगा। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। तो भ्रमण के द्वारा ज़्यादा जल्दी बच्चों को सिखाया जाएगा। वाद विवाद, डिस्कशन मेथड, क्लासरूम की 2 टीम बना दो, कोई टॉपिक दे दो और कोई टॉपिक देने के बाद वाद विवाद कराओ, अलग अलग पॉइंट निकल कर आएंगे, जो आपकी बुक में नहीं है वो भी निकल के आएंगे, तो वाद विवाद के जरिए। उसके बाद क्रियाविधि, एक्टिविटी मेथड। शिक्षा मातृभाषा के द्वारा दी जानी चाहिए, एजुकेशन थ्रू मदर टंग। स्वानुभव द्वारा शिक्षा सीखना, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस। अब बच्चे, मान लो छोटा सा बच्चा है और आपने उनको कुछ सिखाना है, तो आप उसको करने दो अनुभव, वो स्वयं अनुभव करेगा, आप उसको गाइड कर सकते हो। बस गाइड करने के बाद उसको अनुभव करने दो, और वो जैसे जैसे अनुभव करेगा वो सीखता चला जाएगा। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, यूज ऑफ सेंसेस, हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनका जितना प्रयोग हमारा होएगा तो हम ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। प्रेम और सहानुभूति शिक्षण, टीचिंग विद लव एंड सिंपैथी। जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसमें प्रेम से और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सिखाया जाना चाहिए। खेल के द्वारा सीखना, बच्चे को खेल के द्वारा सिखाया जा सकता है। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड यानी जो आप चीज़ पढ़ा रहे हो वो डायरेक्टली आपके सामने हो। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। और प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो लगभग ये जितने भी पॉइंट है ना, आप इनको 2 या 3 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा फिर शिक्षक के बारे में, टीचर के बारे में क्या बताया है। अब टीचर का स्थान फिर जैसे गांधी ने बताया वैसे ही टैगोर ने बताया, अति महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक को दिया है, क्योंकि शिक्षा के बिना तो गति ही नहीं है। आपने संस्कृत के अंदर भी श्लोक पढ़ा होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु का इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों? क्योंकि गुरु के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती। उसके बाद विद्यालय, स्कूल। अब पहले जैसे गुरु आश्रम होते थे, गुरु आश्रम कहाँ होते थे? नगर से दूर, कोलाहल से दूर, यानी शोर शराबे से दूर, प्रकृति की गोद में, और बिल्कुल शांत वातावरण, और शांत वातावरण के अंदर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो टैगोर ने क्या बताया कि जो विद्यालय है आज भी गुरु आश्रमों की तरह नगर से दूर होने चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन, अनुशासन के बारे में बताया कि अनुशासन आंतरिक होना चाहिए, बच्चे का सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन डालनी पड़ेगी, विद्यार्थी के अंदर वो मोटिवेशन डालनी पड़ेगी। और दंड का विरोध, जैसे
गांधी जी ने दंड का विरोध किया है, टैगोर ने भी दंड का विरोध किया है। और आपको एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, ये जो हमारे 2 क्वेश्चन हैं, टैगोर का दार्शनिक विचार और भारतीय शिक्षा पर गांधी जी का दार्शनिक विचार, दोनों 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और 99% आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। इनको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। अब मैं आपको ये बात कह सकता हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे जो वीडियो हैं उनको लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। और एक बात, कमेंट बॉक्स में ये लिख कर ज़रूर बताया करो भाई किसी पॉइंट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। ये बीएड सेकंड ईयर के पेपर के सेकंड पेपर का बीएड सेकंड ईयर के 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। सो स्टूडेंट, आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।